नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका वैम्पायर हॉरर में। आज जो स्टोरी हमें जानने को मिली है और जिस भाई ने हमारे साथ शेयर की है, उसी की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक इंस्पेक्टर हूँ। मुझे बचपन से ही पुलिस फोर्स में जाने का शौक था। जब मैं बचपन में पुलिस वालों को वर्दी पहने हुए देखता था तो मेरे दिल में भी एक इच्छा पैदा होती थी कि काश मैं भी एक दिन बड़ा होकर पुलिस वाला बनूं और इसी तरह अपने देश की और लोगों की रक्षा करूं। खूब मन लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की। पिताजी ने भी मेरा खूब साथ दिया। माता और पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर जब मैंने उनसे अपनी इच्छा बताई तो कहने लगे, बेटा, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो। और यूं मैं दिन रात जागती आंखों से सपने देखता हुआ अपनी पढ़ाई करता रहा। और फिर मेरी जिंदगी में वह दिन खुशियां लेकर आया जब मैं पुलिस फोर्स में सिलेक्ट हो गया था। मैं इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सबसे पहले मेरा ट्रांसफर एक दूर दराज इलाके में कर दिया गया था। वहां पर ज्यादातर गांव देहात के लोग बसे थे। मेरे थाने से कुछ ही फासले पर एक नई कॉलोनी बनी थी जो शहर से कुछ फासले पर थी। वह लोग जो अकेलेपन के और शांति के शौकीन थे, वो इस नई कॉलोनी में आ गए। कॉलोनी में आकर रहने लगे थे। इस कॉलोनी के एक तरफ जंगल था, दूसरी तरफ श्मशान घाट था और श्मशान घाट से कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी आता था। और फिर मैं अपने क्वार्टर पर मौजूद था। आधी रात का वक्त था जब अचानक से मेरे कांस्टेबल ने आकर मुझे यह खबर दी तो मैं सुनकर चौंक गया। वह कहने लगा, जो नई कॉलोनी बसी है वहां पर एक आदमी का कत्ल हो गया है। क्या? ये कब की बात है और तुम्हें किसने बताया? सर, उस कॉलोनी के रहने वालों ने हमें यह इत्तला दी है कि हम जल्दी से वहां पर पहुंचे। वह एक मुसाफिर था जो वहां पर आया था। उसके चीखने की आवाज सुनकर कॉलोनी वालों की आंखें खुली। बाहर आकर देखा तो वहां पर एक मुसाफिर की कटी फटी लाश पड़ी थी। मैं जल्दी से कांस्टेबल को लेकर वहां पर पहुंच चुका था। बहुत सारे लोग जमा थे। पूरी कॉलोनी उस वक्त रोशनी से भरी थी। सब लोग जाग रहे थे। ये बात ही ऐसी थी जिसने उन लोगों की नींद उड़ा दी थी। कहाँ है लाश? उन लोगों से पूछा तो उन्होंने एक तरफ इशारा किया। ये लाश कॉलोनी से थोड़ा हटकर पड़ी हुई थी। जिस तरफ श्मशान घाट था उसी तरफ ही इस लाश का चेहरा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये आदमी श्मशान घाट की तरफ जा रहा था और किसी ने उसे मार दिया। लाश का मुआयना किया तो एक अजीब बात देखने को मिली थी कि इस लाश की गर्दन शरीर से अलग थी, मगर वहां पर खून का एक धब्बा तक नहीं था। हम सभी हैरान रह गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाश के जिस्म से खून ना निकले? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को कत्ल किसी और जगह पर किया गया था और फिर लाश लाकर यहां पर फेंक दी? अगर कत्ल यहीं पर होता तो आसपास खून तो मिलता। मगर कॉलोनी के लोग कहने लगे, हमें लगता है कि यहीं पे कत्ल हुआ है, क्योंकि हमने किसी के भागते कदमों की आवाज भी सुनी थी। किसी को चिल्लाते हुए भी सुना था। आदमी अपनी मदद के लिए पुकार रहा था, मगर जब तक हम यहाँ पे पहुंचे तो तब यह आदमी जमीन पर गिरा तड़प रहा था और एक साया हमने जंगल की तरफ जाता हुआ देखा था। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस आदमी का कत्ल यहां पर हुआ है तो यहां पर खून क्यों नहीं है? क्या इस आदमी के शरीर में खून नहीं था? यह बात तो समझ में आने वाली नहीं थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हैरान करने वाली थी कि लाश के जिस्म से खून निचोड़ लिया गया था। यह मेरी जिंदगी का पहला केस था जिसने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया था। इस आदमी की भी पहचान हो गई थी। वह साथ वाले गांव का ही आदमी था जो शहर में नौकरी करता था और आज वह अपने गांव की तरफ जा रहा था, मगर रास्ते में उसके साथ यह हादसा हो गया। मैं इस केस के बारे में सोच सोच कर उलझ चुका था कि आखिर इस आदमी का कत्ल कैसे हुआ और किसने किया। कांस्टेबल कहने लगा, सर, मुझे लगता है कि यह भूत प्रेत का चक्कर है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। क्या मतलब? वो भूत का चक्कर कैसे? मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैंने कभी अपनी जिंदगी में न किसी भूत को देखा था और न ही किसी ऐसे आदमी को जिसको कभी भूत ने सताया हो या जिसके शरीर पर कब्जा किया हो। इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सुनता था तो मैं यकीन नहीं करता था। ये भूत प्रेत की बातें मेरे लिए सिर्फ कहानियां थीं। इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैंने कांस्टेबल को भी डांट कर चुप करवा दिया था। तुम केस को किस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो? खबरदार, अगर तुमने हमारी सोच को भटकाने की कोशिश की तो तुम्हारी यह बात सुनकर कॉलोनी के सब लोग यही कहना शुरू हो जाएंगे कि किसी भूत ने कत्ल किया है।
अरे भूत वूत कुछ भी नहीं होता, कातिल इसी कॉलोनी में ही मौजूद है, मगर उसने यह कत्ल किया कैसे? मुझे यह समझ नहीं आ रही कि अचानक से किसी आदमी के शरीर से खून का एक एक कतरा तक कैसे निचोड़ा जा सकता है। मेरा फ्लैट पुलिस स्टेशन के पास था। अपने घर वालों से दूर मैं यहां पर रह रहा था। जब छुट्टी होती थी तो तभी मैं अपने घर वालों से जाकर मिलता था। अगले दिन मुझे छुट्टी थी। मैंने सोचा कि अपने घर जाऊं, मगर इस केस ने मुझे इतना उलझा रखा था। मैंने सोचा कि जब तक मैं कातिल तक नहीं पहुंचता तब तक मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा। उस दिन मैंने कॉलोनी के सब लोगों से पूछताछ की थी। वहां पर जितने भी रहने वाले थे सबसे ही। अभी वहां की रहने वाली औरतों और लड़कियों से मैंने पूछताछ शुरू नहीं की थी, क्योंकि मेरा अंदाजा था कि यह काम किसी मर्द ने किया होगा और यकीनन वो कातिल इन्हीं लोगों में से कोई एक है। उस दिन जब मैं पूछताछ करने के बाद थाने वापस आया तो आधी रात को फिर से मुझे उसी कॉलोनी में जाना पड़ा था। आज भी हमारे थाने में कॉलोनी से कॉल आई थी कि एक और आदमी की लाश मिली है। वो इसी कॉलोनी का रहने वाला है। वह एक नौजवान लड़का था। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो लाश की हालत भी ऐसी ही थी जैसी कुछ दिन पहले हमें मिली थी। गर्दन शरीर से कटकर अलग पड़ी हुई थी, मगर खून का एक धब्बा तक नहीं था। इस आदमी के चेहरे का रुख भी श्मशान घाट की तरफ था, जैसे यह आदमी भी वहां पर जा रहा था, मगर किसी ने उसे मार दिया। यह सब हो क्या रहा है? कौन है वो जो इतनी सफाई से यह काम कर रहा है? हमें वहां से कोई कत्ल करने का हथियार नहीं मिला था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था और यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी वैसी ही थी जो हमें कल मिली थी। मेरा अंदाजा था कि किसी जंगली जानवर ने इस लड़के को मारा है। कोई ऐसा दरिंदा है जो यहाँ पर आ गया है, जो आदमखोर भी है, इंसानों का खून पी जाता है। ऐसे जंगली दरिंदे को काबू करना बहुत जरूरी था। मैंने अपने कुछ कांस्टेबल और बाकी सिपाहियों को वहां पर खड़ा कर दिया था। तुम लोग इस जगह पर खड़े होकर पहरा दोगे। कोई भी अजीब हरकत महसूस होती है, कुछ भी नजर आता है तो सबसे पहले मुझे कॉल करनी है। एक भी पल की देर नहीं करनी। अगर एक भी पल बीत गया तो मुश्किल हो जाएगी। उस दिन मैंने कॉलोनी की सब औरतों से पूछताछ की थी। जब एक घर में पहुंचा तो वहां पर रहने वाली 3 औरतें थीं। 2 से मेरी मुलाकात हो गई थी और अभी एक औरत से मिलना बाकी था। मैंने घर के मालिक से कहा, आपने बताया था कि इस घर में 3 औरतें हैं। 2 से तो मैंने पूछताछ कर ली है और तीसरी वो कहाँ है? मालिक कहने लगा, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जब से कॉलोनी में यह सब हो रहा है, डर से उसकी बुरी हालत हो गई है। सारी रात वह सो नहीं पाती। इस वक्त दवा देकर उसे सुलाया है। सुनकर मुझे हमदर्दी महसूस हुई थी। यकीनन वह लड़की बहुत संवेदनशील होगी, दूसरों का दर्द समझने वाली होगी, तभी इन सारी हालातों के बारे में जानकर इतनी दुखी है। मगर मैं उससे पूछताछ करके यहां से जाऊंगा। आज जिस काम के लिए आया हूं वह काम पूरा करना होगा। इन दोनों औरतों से तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिली थी, मगर न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि वह लड़की मेरी मदद कर सकती है। वह आदमी अपनी बेटी को बुलाने के लिए चला गया था और फिर जब वह लड़की मेरे पास आई तो उसे देखकर मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। लड़की बहुत खूबसूरत थी। वह सामने आकर नजरें झुकाकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, चेहरे पर भी गम के रंग थे। मैंने उससे पूछताछ शुरू की, मगर वह मुझे कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रही थी। इस वक्त उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैं दोबारा आने का कहकर वहां से आ गया था। इस कॉलोनी में जितने भी लोग थे उनसे बात करके मुझे यही अंदाजा हुआ था कि इनमें से कोई भी इस सब में शामिल नहीं है। यकीनन यह काम किसी इंसान का नहीं, किसी दरिंदे का ही है। उस रात पुलिस वाले वहीं पर खड़े रहकर पहरा दे रहे थे। 2 दिन तक तो कोई भी अजीब घटना पेश नहीं आई थी, मगर अगले ही दिन मेरे कांस्टेबल ने मुझे रोते हुए कॉल की। कहने लगा, सर, अजय हम लोगों में नहीं रहा। क्या मतलब? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह हैरान रह गया। वह कहने लगा, सर, अजय की भी मौत हो गई है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले 2 कत्ल यहां पर हो चुके हैं। मैं जल्दी से वहां पर पहुंचा था। देखा तो अजय की लाश की हालत भी वैसी ही थी। ये हो क्या रहा है? कौन है वो जो ये कत्ल कर रहा है? अजय जंगल की तरफ खड़ा था। उस वक्त वो अकेला था। जब सुनील ने उसके चीखने की आवाज सुनी थी, मैं सुनील के पास गया। वो बहुत रो रहा था। अजय उसका बहुत अच्छा दोस्त था। सुनील, ये सब कैसे हुआ? मुझे बताओ, तुमने क्या देखा है? सुनील कहने लगा, सर, मैंने एक साया देखा था जो अजय की लाश से भागकर एक तरफ जा रहा था। क्या मतलब? कैसा साया? क्या वो कोई जानवर था, कोई दरिंदा था? कहने लगा, नहीं सर, वो कोई इंसान था और बिजली की तेजी से भागते हुए यहां से एक तरफ गया था। उसका रुख किस तरफ था? जंगल की तरफ या फिर श्मशान घाट की तरफ?
कहने लगा, सर, वो इस बस्ती की तरफ गया था, उस कॉलोनी की तरफ। अब एक बात पर तो मेरा शक गहरा हो गया था कि यह काम किसी दरिंदे का नहीं, किसी इंसान का था, और दूसरे शक की पुष्टि भी हो गई थी कि यह काम करने वाला उसी कॉलोनी का ही रहने वाला था। मगर वो यह सब कर क्यों रहा था? क्या वो कोई पागल था या उन लोगों से उसकी कोई खास दुश्मनी थी? अजय ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था? एक सीधा सादा लड़का, वो तो अपनी ड्यूटी दे रहा था। अजय की मौत का बहुत दुख था। अब मैंने वहां पर पहले से ज्यादा पुलिस फोर्स खड़ी कर दी थी, मगर हर रोज मुझे अपने साथियों की लाशें मिलने लगी थी। अब ऊपर से भी मेरे ऊपर सख्ती की जाने लगी थी। मिस्टर विक्रम, आप कर क्या रहे हैं? अभी तक आप कातिल तक नहीं पहुंचे। हमारे पुलिस के कितने आदमी मारे जा चुके हैं? अगर तुमसे यह केस हल नहीं हो रहा तो हमें बताओ, हम किसी और को वहां पर भेज देते हैं। नहीं सर, मैं यह केस हल कर लूंगा, आप चिंता मत करें। कहने को तो मैंने कह दिया था, मगर बुरी तरह उलझ कर रह गया था। हैरान था, यह सब क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आखिर इस केस को मैं कैसे सुलझाऊं? कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा, न लाश के पास से कोई कत्ल का हथियार मिल रहा था, और न कोई ऐसा सुराग जिससे हम कातिल तक पहुंच पाते। अब मैं दोबारा से कॉलोनी के लोगों से पूछताछ करने लगा था, मगर मुझे कोई भी नतीजा नहीं मिल रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं खुद भी उसी जगह पर खड़े रहकर ड्यूटी दूंगा। कितने दिनों से मैं अपने घर भी नहीं गया था, अपने माँ बाप से भी नहीं मिला था। उस दिन मेरी माँ की कॉल आई तो वो बहुत परेशान थी। बेटा, मैंने सपना देखा है कि तुम बहुत परेशान हो, किसी मुश्किल में हो। बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम इतने दिनों से घर नहीं आए तो मुझे चिंता हो रही है। माँ, अभी मैं कुछ दिन तक और नहीं आ सकता जब तक मैं केस हल न कर लूं। कैसा केस? माँ ने पूछा तो मैंने सारी बात माँ को बताई। वह और भी ज्यादा परेशान हो गई। अरे बेटा, मैंने अपने सपने में यही देखा था कि तुम एक बंद गली में खड़े हो। तुम्हारे पास एक बहुत डरावनी आत्मा खड़ी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली है। बेटा, ये जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। ये सारा रहस्यमय खेल है। मुझे लगता है कि ये सब करने वाले कोई आत्मा है या कोई भूत प्रेत। बेटा, तुम वापस आ जाओ, छोड़ दो इस केस को, कोई और इसे हल कर लेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं माँ, ये मेरी जिंदगी का पहला केस है और मेरे करियर के लिए यह बहुत जरूरी है। अब मैंने इसे चुनौती की तरह ले लिया है। जब तक मैं इस केस को हल नहीं करता, तब तक मैं आप लोगों से मिलने के लिए भी नहीं आऊंगा। मैं अपनी सारी तवज्जो इसी केस पर देना चाहता हूँ। माँ बार बार मुझे अपना ध्यान रखने को बोल रही थी, और फिर अगले दिन मेरे पास नौकर आया था। ये बेगम साहिबा ने आपके लिए भेजा है। उसने एक चीज आगे बढ़ा दी थी। वो एक काले रंग के लिफाफे में बंद था। क्या है यह? नौकर कहने लगा, यह ताबीज है जो आपकी माँ ने आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप इसे अपने बाजू के साथ बांध कर रखें। मैं अपनी माँ की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया था और फिर उनके कहने के मुताबिक उस ताबीज को अपने बाजू से बांध लिया था। रात हुई तो माँ दोबारा से कॉल करके मुझे बार बार अपना ख्याल रखने की ताकीद करती रही, और मैं फिर उनसे वादा करके फोन बंद करने के बाद उसी कॉलोनी में आ गया था। आज खुद मैं इस जगह पर खड़ा रहूंगा। मैं देखूंगा कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है। मैंने अपने सारे साथियों को भी तैयार रहने का इशारा किया था, और मेरे पास भी सारा सामान मौजूद था। अगर कोई दरिंदा या कोई भी इंसान मुझ पर हमला करता तो मैं अपना बचाव कर सकता था। आधी रात बीत गई थी। मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां पर 3 लोगों की लाश मिल चुकी थी। मुझे अंदाजा था कि कातिल ज्यादातर इसी जगह पर ही अपने शिकार पर हमला करता है, और आज मैं अपने इस मुजरिम को पकड़ने का फैसला कर चुका था। मेरे एक हाथ में तेज धार चाकू था तो दूसरे हाथ में पिस्तौल था, जो कि इस वक्त लोड था, और ट्रिगर पर मेरी उंगली मौजूद थी। मेरी नजरें चौकन्नी थीं, आसपास का जायजा ले रहा था और दिमाग भी पूरी तरह से जागा हुआ था। आज ओस की रात थी, हर तरफ गहरा अंधेरा था। इस कदर गहरा अंधेरा कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इस अंधेरे में भी मेरे चाकू की धार खूब चमक रही थी। अचानक से मुझे अपने दाहिनी तरफ किसी हलचल का एहसास हुआ था, जैसे कोई पांव घसीट कर मेरी तरफ आया हो। मैं तैयार हो गया था। अंदाजा हो गया था कि वो कोई और नहीं, यकीनन वही कातिल है जो अब यकीनन मुझ पर भी हमला करने जा रहा है। और मेरा यह अंदाजा गलत नहीं था। अचानक से किसी ने मेरे बाजू पर हाथ रखा और फिर वो चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। मैंने उस साए को जमीन पर गिरते हुए देखा था। अचानक से मैंने अपना हाथ हवा में उठाया और उस पर अपने चाकू से वार किया। अगले ही पल वो बिजली की तेजी से वहां से उठकर एक तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे भागा था। उसका रुख अब कॉलोनी की तरफ था।
मैं भी उसके पीछे भागा जा रहा था। मेरे सारे साथी भी तैयार हो गए थे, वो भी मेरे पीछे आ रहे थे। सर, क्या हुआ है? क्या आपने कातिल को देख लिया है? सर, आप ठीक हैं? मैं सबकी बातों को अनदेखा करते हुए लगातार उसी के पीछे भाग रहा था और फिर यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि वो साया एक घर में दीवार कूदकर गायब हो गया था। यह घर किसी और का नहीं बल्कि उस शंकर साहब का ही था, जो कि बैंक में रिटायर्ड कर्मचारी थे और अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहे थे। इसी घर में वो लड़की रूपा भी थी, जिसे देखकर मैं अपनी नजरें झपकाना भूल गया था। मुझे अब बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी थी। मैंने जल्दी से घंटी पर हाथ रख दिया था। चौकीदार ने दरवाजा खोला। कौन है? उसकी नींद में दबी आवाज आई। मैं हूं, इंस्पेक्टर विक्रम। मेरा नाम सुनकर उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया था और फिर आधी रात को मुझे अपने सामने देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया था। साहब जी, आप यहां इस वक्त? सब ठीक है? हाँ, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। क्या मतलब साहब जी? इस घर की तलाशी क्यों लेनी है? मेरे बोलने पर वो घबरा गया था। जितना कहा है उतना करो और मुझे यकीन है कि तुम लोग कानून के साथ सहयोग करोगे। अगर कोई गड़बड़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ही कातिल समझकर गिरफ्तार कर लूंगा। चौकीदार एक तरफ हटकर खड़ा हो गया था। हम घर के अंदर आए तो चौकीदार से कहा कि मालिक को जगा दो। थोड़ी देर के बाद शंकर साहब हमारे सामने थे। क्या बात है इस वक्त साहब? मुझे घर की तलाशी लेनी है। मैंने एक साये को आपकी दीवार फांद कर घर में आते हुए देखा। शंकर साहब भी परेशान हो गए थे। मैं आपके साथ पूरा सहयोग करूंगा इंस्पेक्टर साहब। आप चाहें तो पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। अगर वो कातिल यहां पर है तो हम सबको खतरा है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैंने पूरे घर की तलाशी ले ली थी मगर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया था। मगर जब मैं रूपा के कमरे में गया और मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैं बुरी तरह चौंक गया था। रूपा बहुत घबराई हुई लग रही थी, परेशान नजरों से इधर उधर देख रही थी। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या हुआ है? सब ठीक है? कहने लगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई यहां पर था और फिर अचानक से यहां से चला गया। पूरा घर देख लिया था, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मैं वहां से जाने लगा था जब अचानक से मेरे दिमाग में जैसे चमका। मैंने पलट कर देखा तो रूपा का एक बाजू जख्मी था। आपके बाजू पर क्या हुआ है? मेरे सवाल पर वो घबरा गई थी। कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं। उसने मेरे बाजू को पीछे की तरफ कर लिया तो मैं गुस्से से बोला, मुझे दिखाओ अपना बाजू और बताओ क्या हुआ आपके बाजू पर। मुझे याद था कि मैंने उस साये पर जब हमला किया था तो उसके बाजू पर मेरा चाकू लग गया था। मुझे अब रूपा का भी जब मैंने दाहिना बाजू जख्मी देखा तो मुझे वो बात याद आ गई थी। रूपा कहने लगी, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, बस सीढ़ियों से नीचे गिरी तो वहां पर कुछ कांच के टुकड़े पड़े थे, बस वही मेरे बाजू में लग गए। शंकर साहब कहने लगे, बेटी मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता। देखो तो कितनी जख्मी हो गई हो। मैं यह नहीं जानता था कि रूपा ने सच बोला था या झूठ, मगर अब रूपा मेरी नजर में खटकने लगी थी। इतनी खूबसूरत लड़की और कातिल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं सोच रहा हूं वह गलत है। रूपा का परेशान घबराया हुआ चेहरा, उसकी आंखों की उदासी कुछ और ही कहानी सुना रही थी और मेरा शक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। क्या करूं मैं? क्या इस लड़की पर शक करूं या फिर इस बात को अपना वहम समझकर टाल दूं? बार बार वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जिस कदर वो साया तेजी का मुजाहिरा कर रहा था, बिजली की तेजी से 7 फुट की दीवार कूदकर घर के अंदर आया था। वह सब करना रूपा के बस की बात नहीं थी। यकीनन वो कोई ऐसा आदमी था जो सर्कस के काम से जुड़ा रहा था। अब मुझे यह देखना था कि यहाँ पर ऐसा आदमी कौन है। हो सकता है रूपा सच कह रही हो और उसका ये बाजू कॉलेज में ही जख्मी हुआ हो। मैं रूपा पर शक नहीं कर सकता था। न जाने क्यों मेरे दिल के जज्बात बदलने लगे थे। अब मैंने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी थी। जो कुछ मैंने देखा था उसी बुनियाद पर ही मैं सबसे पूछताछ कर रहा था, मगर वहां पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो मेरे शक के घेरे में आकर शक को यकीन में बदलता। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। अब मुझे आसपास गांव और देहात के लोगों से मिलना था ताकि मैं कातिल तक पहुंच सकूं। अगली रात मैंने फिर प्लान बदल दिया था। मैंने अपने एक साथी को वहां पर खड़ा कर दिया और खुद उससे कुछ दूरी पर खड़ा होकर उस पर नजर रखने लगा। आज हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। इस चांदनी रात में हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरा साथी घबरा रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे पास हूं। कल मैं यहां पर अकेला था तो भी भगवान की कृपा से मैं बच गया।
वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। तुम भी ऊपर वाले के शुक्रगुजार रहोगे, वो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह सुनकर मेरे साथी को कुछ हिम्मत आ गई थी। वो वहां पर खड़े होने के लिए तैयार हो गया था। आधी रात का वक्त था जब मुझे एक तरफ से एक साया आता हुआ दिखाई दिया। वो साया उसी कॉलोनी की तरफ से आ रहा था। अब मैं चौकन्ना हो गया था। इससे पहले कि वो साया मेरे साथी पर हमला करता, मैं वहां पर पहुंच गया। उसे बांह से पकड़कर एक तरफ खींचा और वो चीखता हुआ वहां से दूर भाग गया। ये आवाज किसी औरत की थी। मैं और मेरा साथी हक्का बक्का खड़े के खड़े रह गए थे। उसने भी यह आवाज सुनी थी। सर, ये तो कोई लड़की थी और वो इतनी तेजी से कैसे भाग सकती है? ऐसा लगता है जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत है। मैंने उसे गुस्से से डांट दिया था। फालतू की बातें मत करो, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। ये कोई इंसान है जो हमें चकमा दे रहा है, मगर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अंदाजा हो गया ये कौन है। मेरा सारा शक रूपा की तरफ जा रहा था। मैं अब इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर मैं दोबारा से शंकर साहब के घर आ गया था। वो लोग सो रहे थे। मेरे आधी रात को बेल बजाने पर वो घबरा गए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप फिर आधी रात को आ गए। क्या आज भी आपने किसी साइको को मेरे घर में आते हुए देखा है? हाँ, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। इतना बोलकर मैं सीधा रूपा के कमरे में आया था। मैंने देखा वो आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी जैसे उसे दुनिया जहान की खबर न हो। तभी मेरी नजर उसके जूतों पर पड़ी। कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बाहर से होकर आई है, जबकि वो तो सो रही थी। उसके पिता कहने लगे, वो तो कहीं भी नहीं गई। आज उसकी तबीयत खराब है तो सुबह से वो अपने कमरे में ही बंद है। मैं खामोशी से कुछ कहे बिना वहां से निकलकर बाहर आ गया था। जब तक मुझे कोई पक्का सबूत न मिलता, मैं इस लड़की को रंगे हाथों न पकड़ता, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता था। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि कातिल कोई और नहीं, यही लड़की है। मगर यह सब क्यों कर रही है? एक कमजोर लड़की इतने बड़े बड़े आदमियों का कत्ल कैसे कर सकती है, जो ताकत में भी उससे ज्यादा हैं और शरीर से भी उससे बहुत बड़े हैं? ये लड़की ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है? मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था, मगर कोई सुराग मेरे हाथ नहीं आ रहा था। अगले दिन मुझसे जूनियर अफसर थाने में वापस आ गया था। उसने दोबारा से अपनी ड्यूटी संभाली थी। पिछले कई दिनों से वो छुट्टियों पर था। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। अब उसने अपना चार्ज संभाला था। जब मैंने उसे इस केस का जिक्र किया तो कहने लगा, सर, मुझे लगता है ये किसी भूत प्रेत का चक्कर है। ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है। अब मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तुम लोग ये बातें कैसे कह सकते हो? ये काम किसी इंसान का ही है और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। मगर वो लगातार इस बात से मना कर रहा था। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने गुरुजी से जाकर सारी बात को बताता हूं। मुझे यकीन है कि वो जरूर हमारी मदद करेंगे और इस केस को हल करने में भी हमारा साथ देंगे। तुम्हारे गुरुजी? वो कौन हैं? क्या करते हैं वो? और इस केस को हल करने में वो हमारी कैसी मदद कर सकते हैं? क्या वो कोई रिटायर्ड अफसर हैं? वो मुस्कुराया था। सर, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। वो एक साधु बाबा हैं। वो सब कुछ जान लेते हैं जो आम इंसान नहीं जान सकता। उन्हें वो नजर आ जाता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। मैं अब इन बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, फरेबी। इनके पास कोई शक्ति नहीं होती, बस लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मोहन ने मेरी बात पर विश्वास किया या नहीं, मगर वो कुछ कहे बिना वहां से उठकर चला गया था। अपनी ड्यूटी उसने संभाली थी और फिर शाम को मैंने उससे कहा, तैयार रहना, आज तुम भी हमारे साथ इस कॉलोनी में चलोगे। आज हम सभी लोग मिलकर पहरा देंगे। जब से मैं वहां पर जा रहा हूं तब से किसी का भी कत्ल नहीं हुआ। उस साये ने बहुत साथियों पर हमला किया, मगर मैं वहां पहुंचकर उन्हें बचा लिया। मेरी बात सुनकर मोहन बहुत हैरान हुआ था। सर, आपने कैसे उन्हें बचाया? क्या आपके पास भी कोई शक्ति है? मैं मुस्कुराया था। नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और ऊपर वाले का साथ है। मैं जानता हूं कि यह सब करने वाला कौन है। जल्द ही मैं उसे सबके सामने लेकर आ जाऊंगा। मगर मोहन ने हमारे साथ जाने से मना कर दिया। सर, आज मुझे जरूरी एक जगह पर जाना है, मगर मैं वादा करता हूं कल आपके साथ जरूर जाऊंगा। मुझे उसकी बात सुनकर बुरा तो लगा था, मगर मैं खामोश हो गया। वो रात सब पर बहुत भारी गुजरी थी। उस रात हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी थी। हर तरफ से ऐसा लगता था जैसे कोई गोल घेरे में भाग रहा हो। हमें अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। जब पीछे पलटकर देखते तो वहां कोई भी नहीं होता था। सभी लोगों को वहां पर छोड़कर मैं एक तरफ चलने लगा था। मैंने एक साये को उस शमशान घाट की तरफ जाते हुए देखा था।
मुझे यकीन था कि इस वक्त रूपा यकीनन इस शमशान घर की तरफ गई है। वो यहां पर बैठकर इंतजार कर रही होगी कि कब हम में से कोई अकेला मिले और वो उस पर हमला करे। इसीलिए मैं अकेला ही उस तरफ आ गया था, ताकि एक बार वो मेरे सामने आए तो सही, और फिर मैं उसका काम तमाम कर दूं, उसकी असलियत सबके सामने लेकर आऊं। मेरे दिल में ये उत्सुकता थी कि मैं जानूं तो सही कि वो ये सब कर क्यों रही है। जब शमशान घाट में आया तो हर तरफ अंधेरे ने मेरा स्वागत किया था। मैंने एक तरफ किसी को भागते हुए देखा, बस मैं भी उसी तरह भागने लगा। भागते भागते मैं शमशान घाट के अंदर के कमरे की तरफ आ गया था। अब यहां पर सिर्फ मैं था और ये टूटी फूटी इमारत। कौन है यहां पर? देखो, जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा इतना कहना ही था कि किसी की हंसी की आवाज मेरे कानों से टकराई थी और फिर मुझे एक तरफ भागने की आवाज महसूस हुई और मैं एक बार फिर से पागलों की तरफ भागते हुए बाहर आ गया था। तब मुझे अपने साथियों की आवाज सुनाई दी, सर, राजू का कत्ल हो गया सर, यहां पर आए। मैं भागते हुए वहां पर आया। देखा तो हमारा एक साथी राजू हमें छोड़कर चला गया था। उसकी लाश की हालत भी वैसी ही थी। सर शरीर से कटकर अलग पड़ा हुआ था और खून का एक कतरा तक वहां पर नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसने ये सब साजिश की थी, मुझे यहां से दूर लेकर जाने के लिए, मुझे भटकाने के लिए। सवाल यह था कि पलक झपकते ही वो शमशान घाट से यहां तक कैसे पहुंच गई। इस कॉलोनी और शमशान घर के बीच तो अच्छा खासा फासला था। राजू की मौत का हम सबको ही बहुत दुख था। मुझे तो खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। काश कि मैं उसकी साजिश का शिकार न बनता तो आज राजू हमसे बिछड़ कर न जाता। हम सभी बहुत दुखी थे। सबसे ज्यादा दुखी मैं था। अगले दिन मैं अपनी सीट पर था जब मोहन मेरे पास आया। कहने लगा, आप जानते हैं कि कल मैं आपके साथ क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? मैंने फाइल को देखते हुए उसी संजीदा लहजे में पूछा। क्योंकि कल मैं अपने गुरुजी के पास गया था, उनसे यह मालूम करने के लिए कि आखिर सब क्यों हो रहा है, इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। तो फिर क्या कहा गुरुजी ने? मैंने ताने के अंदाज से पूछा था। और उनसे यह भी पूछना था कि वो जो कोई भी है सिर्फ कमजोर लोगों को ही क्यों मार रहा है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। मोहन मेरी बात सुनकर मुस्कुराया था। गुरुजी ने कहा है कि जो तावीज आपकी मां ने आपको दिया है, आप उस तावीज की वजह से ही बच सके हैं, वरना वो आत्मा आपको भी जान से मार देती। ये बात तुम कैसे जानते हो? मेरी मां ने जब मेरे लिए तावीज भेजा था उसके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं था। तो फिर यह बात मोहन को कैसे पता चली थी? कहने लगा, यह बात मुझे गुरुजी ने बताई है। मुझे यह बात कैसे पता चल सकती थी? तुम्हारे गुरुजी ने और क्या बताया है? यह सब क्यों हो रहा है? अब मुझे कुछ कुछ इस मामले में दिलचस्पी हो रही थी। वो कहने लगा, मैंने गुरुजी को बुला लिया है, वो शाम को यहां पर आ जाएंगे और अब वही बता सकते हैं कि आखिर इस सब का कारण क्या है। थोड़ी देर गुजरी थी जब कांस्टेबल ने आकर बताया कि साथ वाले गांव में 3 लोगों की लाशें मिली हैं और तीनों की लाशें इसी तरह सरकटी हुई हैं। अब तो मैं अपना सर पकड़कर रह गया था। अब हम कहां कहां पहरा देंगे, कहां कहां पर जाकर लोगों की हिफाजत करेंगे और कैसे? वो जो कोई भी है इस कॉलोनी से निकलकर अब आसपास के गांवों में फैल चुका है। तब मोहन कहने लगा, आप सर मेरी बात पर विश्वास करें, ये सब करने वाला कोई इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है। आप खुद सोचें कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, एक ही पल में किसी को कत्ल कर देना और फिर उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लेना। क्या ऐसा कभी आपने अपने जीवन में देखा है? मैंने नफी में सर हिलाया था। अब मैं मोहन के गुरुजी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाम को मोहन कहने लगा, गुरुजी इस वक्त आ चुके हैं, वो मेरे घर पर हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं आपको लेकर वहां पर आ जाऊं। मैं जब मोहन के साथ उसके घर पर आया तो वहां पर एक साधु बाबा टाइप का आदमी बैठा हुआ था, जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसके सर के बाल लंबे लंबे थे और चेहरे पर भी दाढ़ी थी। उसे देखकर मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। सारा मामला उसे बताया, जो कुछ देखा था, जो मैंने महसूस किया था, रूपा के बारे में भी जो कुछ महसूस किया था वो उन्हें बता दिया था। रूपा का नाम सुनकर वो चौंके थे। फिर कुछ देर तक आंखें बंद करके वो पढ़ते रहे। काफी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली थीं। कहने लगे, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, ये सब करने वाली वही लड़की है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी आदमी ने किया है? रूपा तो एक जीती जागती इंसान है। गुरुजी मुस्कुराए थे। बेटा, वो लड़की तो जीती जागती इंसान है, मगर जो उसके शरीर में मौजूद है
वो कोई इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है, 100 साल सोई हुई पुरानी आत्मा जिसे रूपा ने जगाया है और वो उसके शरीर में घुस चुकी है। रूपा ने इस आत्मा को क्यों जगाया, कैसे जगाया, ये सब जानकर ही अब इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस आत्मा से कैसे जान छुड़ाई जाए, उसे कैसे मुक्ति हासिल की जाए, ये सारा खेल कैसे खत्म होगा, आखिर रूपा ने ये खेल शुरू किया ही क्यों। मैं उनकी बातें सुन सुनकर हैरान हुआ जा रहा था। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है, ये भूत प्रेत ये सब तो किसी कहानियों में होता है। गुरुजी कहने लगे, तुम कितनी बार मौत के मुंह में जाने से निकले हो, सिर्फ और सिर्फ इस तावीज की वजह से, क्योंकि वो आत्मा इस तावीज की वजह से तुम्हें छू भी नहीं सकती थी, तभी तुम जिंदा हो, वरना कब का वो तुम्हारी भी जान ले चुकी होती। अब क्या किया जाए, कैसे इस आत्मा को काबू किया जाएगा। गुरुजी कहने लगे, वो लड़की तो इतनी आसानी से कोई बात नहीं मानेगी और न ही वो आत्मा हमारे काबू में इतनी आसानी से आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या सोचा आपने, मैंने उनसे पूछा। आज रात मैं तुम लोगों के साथ ही चलूंगा, अपने सारे पहरेदारों सारे सिपाहियों को तुम थाने में ही छोड़कर जाओगे, खुद तुम दोनों अकेले ही मेरे साथ चलोगे। मगर गुरुजी, इतने लोगों के होने के बाद भी अगर वहां पर इतने कत्ल हो सकते हैं, तो अगर कोई सिपाही वहां पर लेकर नहीं गए तो तब तो वहां पर तबाही आ जाएगी, लोग तो मर जाएंगे, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। गुरुजी कहने लगे, तुम लोगों को मैंने जो कहा है वो करो। मैंने अपने अमले के सभी लोगों को थाने में ही छोड़ा था और फिर मोहन के साथ साधु बाबा को लेकर उसी कॉलोनी में आ गया था। साधु बाबा कहने लगे, तुम लोग मेरे साथ इस खंडहर में चलो, यही है वो जगह जहां पर बैठकर हम इस आत्मा को बुला सकते हैं। एक यही जगह है जहां पर वो आत्मा आ सकती है, या फिर किसी कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में इस वक्त जाने का सोचकर ही मैं घबरा गया था, क्योंकि मुझे कब्रिस्तानों से बहुत खौफ महसूस होता था। जब भी मैं मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरता था तो उन कब्रों को देखकर मुझ पर अजीब सी दहशत छा जाती थी। गुरुजी ने हम दोनों को अपने सामने बिठाया था, हमारे आसपास एक घेरा बांधा और फिर एक घेरा वो अपने आसपास बनाकर बैठ गए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी और उन्होंने अपने सामने लकड़ियां जला रखी थी। वो मंत्र पढ़ते जाते और उस छड़ी को उस आग पर मारते जाते तो अजीब सी आवाज पैदा होती थी। देखते ही देखते उन्होंने अपने मंत्र तेज पढ़ने शुरू कर दिए थे और तेजी से उस छड़ी को आग में मारने लगे थे। मैं हैरत से पलकें झपकाए बिना उन्हें देखा जा रहा था। वो ये सब कर क्या रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मोहन को देखा, वो बिल्कुल शांत था, आंखें बंद करके बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लग रहा था ये गुरु सिर्फ ड्रामा कर रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि रूपा ने किसी आत्मा को जगाया हो और वो आत्मा उसके शरीर में घुस गई हो और अब वो दोनों मिलकर लोगों को मार रहे हों। आखिर ये सबसे रूपा को क्या मिलेगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था जब अचानक से तेज तूफान आ गया था। आसमान पर बिजली कड़कने लगी थी, बारिश भी बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी थी। मैं तो घबरा ही गया। इस मौसम में हमेशा ही मुझे घबराहट का एहसास होता था। अब तेज तेज हवाएं चलने लगी थीं। ये हवाएं इतनी तेज थीं कि मैं खुद को इस घेरे से बाहर निकलता हुआ महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं जोर पर मुझे इस घेरे से बाहर निकाल देंगी। मैंने मोहन की तरफ देखा, उसकी हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। ये हवाएं उस पर भी जोर लगा रही थी। मोहन, ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी शक्तियां मिलकर हमें इस घेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। गुरुजी कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक समझे बेटा। इस वक्त वो आत्मा यहाँ पर मौजूद है और वो मुझे रोकने की, हम सब लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, ताकि हम लोग ये सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से चले जाएं। ये सब जो तुम्हें नजर आ रहा है, जो महसूस हो रहा है, ये उस आत्मा की शक्तियां हैं, ये सब जादू है। ये सब कैसे खत्म होगा, मैंने उनसे पूछा। कहने लगे, धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। अगर वो आत्मा यहां तक आ गई है तो हमारे सामने भी आ जाएगी, चिंता मत करो। अब सारी बात हमारे सामने आ जाएगी और फिर मैं देख लूंगा कि इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। गुरुजी की बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। अब और भी ज्यादा तेजी से तूफान चलने लगा था। बारिश और भी ज्यादा तेजी से बरसने लगी थी और बिजली इतने जोर से कड़क रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये बिजली हमारे इस खंडहर की छत पर गिर जाएगी। मुझे ये छत भी हिलते हुए महसूस हो रही थी, ये दीवारें भी हिलते हुए महसूस हो रही थी। गुरुजी, अगर ये छत और ये दीवारें हम पर गिर गईं तो हमारी तो हड्डियां टूट जाएंगी। गुरुजी मुस्कुराए थे। चिंता मत करो बेटा, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। अगर हमारी इसी वक्त इसी खंडहर में मौत लिखी है
तो फिर हमें कोई दूसरा जिंदगी नहीं दे सकता। लेकिन अगर अभी हमने जीना है तो कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। मैंने देखा एक साया उस दरवाजे से चलता हुआ अंदर आ रहा था। वो शरीर में बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। और फिर जब वो हमारे सामने आकर खड़ा हुआ और जब बिजली से उस पर रोशनी पड़ी तो देखकर मैं हैरान रह गया कि वो साया किसी और का नहीं बल्कि रूपा का था। वो चेहरा तो रूपा का था, मगर वो शरीर वो किसी आम इंसान का नहीं था। वो बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, जिसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे। वो बहुत खौफनाक था। वो गुरुजी की आंखों में आंखें डाले गुस्से से उन्हें घूर रही थी। तुम यहां पर क्यों आए हो बूढ़े? तुमने कैसे हिम्मत की मेरे निजी मामले में दखल देने की? किसकी इजाजत से तुम यहां पर आए हो? गुरुजी मुस्कुराए थे। तुम्हारा खात्मा करने के लिए, इन मासूम लोगों को तुमसे छुटकारा दिलाने के लिए मुझे यहां पर आना पड़ा। अब तुम खुद यहां से जाओगे या मैं तुम्हें यहां से भेजने का इंतजाम करूं? गुरुजी का इतना बोलना ही था कि वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि हमें अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। वो कहने लगी, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, न ही किसी आम इंसान की आत्मा हूं। मैं एक बहुत बड़े जादूगर की आत्मा हूं जो खुद यहां पर नहीं आया बल्कि मुझे यहां पर लाया गया है। मैं तो गहरी नींद सो रहा था, मुझे गहरी नींद से जगाया गया है और ये काम करने वाली कोई और नहीं बल्कि ये रूपा थी। इस लड़की ने मुझे नींद से जगाया है। अब मुझे यहां से वापस भेजना इतना आसान नहीं है। ये तो तुम भी जानते हो बूढ़े कि जब एक जादूगर की आत्मा को सोते हुए जगाया जाए तो वो आत्मा कितनी खतरनाक हो जाती है। गुरुजी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी। उन्होंने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस आत्मा की तरफ फेंकी। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली थी और फिर अचानक से वो रूपा के शरीर से निकल गई। रूपा जमीन पर गिर पड़ी थी। अब उसका शरीर भी नॉर्मल हालत में आ गया था। ये सब क्या है गुरुजी? देखते ही देखते उसकी हालत कैसे बदल गई? ये वापस अपनी शक्ल में कैसे आ गई? गुरुजी कहने लगे, आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। अब ये लड़की उस आत्मा के असर से आजाद है, मगर ये सब थोड़े समय के लिए। दोबारा भी वो आत्मा उसके शरीर में घुस सकती है। हमें इस लड़की को होश में लाना होगा। अब यही है जो सारी बात हमें बता सकती है कि ये सब इसने क्यों किया और कैसे किया। गुरुजी ने रूपा के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाए थे। काफी देर के बाद वो आंखें खोलने में कामयाब हुई थी। वो डरी हुई हालत में कभी हम लोगों को देख रही थी, कभी खंडहर की तरफ। मैं तो अपने घर में थी, मैं यहां पर कैसे आ गई? गुरुजी कहने लगे, लड़की, जो तुमने किया है वो बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलत है। तुम्हारी वजह से कितने लोग जान से चले गए हैं। तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है और तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा मिल सकती है। गुरुजी की बात सुनकर रूपा का चेहरा बदल गया था। वो बुरी तरह डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपको गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं यहां पर कैसे आई। आप लोग मुझे यहां पर कैसे लाए? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, फिर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपने पिताजी को आपकी शिकायत लगाऊंगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। आप लोगों ने मुझे अगवा किया है। गुरुजी ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया था। मुझे बस इतना बताओ लड़की कि तुमने उस जादूगर को क्यों जगाया और इस सब में तुम्हारी किसने मदद की? मुझे ये जानना है। रूपा के चेहरे का रंग बदल गया था। मैंने किसी आत्मा को नहीं जगाया, मैं किसी जादूगर को नहीं जानती। मुझे यहां से जाने दें। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रूपा ने वहां से भागने की कोशिश की थी, मगर मैं उसके रास्ते में आ गया। लड़की, तुमने अपने साथ साथ हम सब की जान को मुश्किल में डाल दिया है। अब जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगी तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम चाहती हो कि सारी बातें हम तुम्हारे माता पिता के सामने न करें तो हमें बताओ, वरना हम सब लोगों को तुम्हारी असलियत बता देंगे और फिर तुम जानती हो कि वो लोग जिनके अपने उनसे बिछड़े हैं वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। रूपा पर इस धमकी का असर हो गया था। वो रोने लगी थी। गुरुजी ने उसे पानी दिया। पानी पीकर वो कुछ शांत हुई थी। अब बताओ लड़की, क्यों किया तुमने ऐसा? रूपा रोते हुए कहने लगी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती हूं। आप मुझे देखें, मैं कितनी सुंदर हूं, मुझ में किस चीज की कमी है, मगर फिर भी उस लड़के ने मुझे छोड़कर किसी और लड़की से दोस्ती कर ली। वो मेरे साथ प्यार का खेल खेलता रहा, मुझसे वादे किए कि वो मेरे साथ शादी करेगा, मेरे साथ जिंदगी गुजारेगा। मैं उसकी मोहब्बत में हर हद पार कर गई। जो वो कहता गया मैं वो करती गई, मगर फिर भी जब उसका मुझसे दिल भर गया तो मुझे छोड़कर उसने किसी और लड़की से शादी कर ली। फिर क्या हुआ?
गुरुजी ने पूछा। फिर मैं तो जैसे पागल हो गई थी। उसकी मोहब्बत की मैं आदी थी, उसकी तवज्जो की, उसकी बातों की। जब उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू किया तो मेरी जैसे जान पर बनाई। आप नहीं जानते कि मैं कितनी तकलीफ में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। इस गम में बहुत रो रही थी। अपने घर आ रही थी जब रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। कहने लगा, अगर सीधे तरीके से इंसान अपना मकसद हासिल ना कर सके तो उसे दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। इंसान के पास बहुत सारे रास्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, बस उसमें इतना भरोसा हो कि अपने रास्ते पर चल सके। मैं उसकी बात नहीं समझी थी, उसे नजरअंदाज करके गुजरने लगी जब वो कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास वापस आ जाए तो तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तो हैरान रह गई कि मेरी बात बिना कहे वो कैसे जान गया। मैं उसके पास आ गई। मुझे जल्दी से बताओ, मैं अपने प्रेमी को कैसे हासिल कर सकती हूँ? मैं उसके बिना मर जाऊंगी। तब उस आदमी ने मुझे बताया कि तुम ये अमल करो। ये अमल तुमने एक शमशान घाट में बैठकर करना है। उस शमशान घाट में एक कमरा सबसे अलग बना हुआ है और उस कमरे में एक जगह पर कब्र बनी हुई है। उस कब्र के नीचे एक ताबूत दफन है। बस तुमने ये अमल उसी ताबूत के पास बैठकर करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस ताबूत के अंदर जो जादूगर सो रहा है वो जागकर बाहर आ जाएगा और फिर जो तुम उससे अपनी बात मनवाना चाहोगी तुम मनवा सकोगी। तुम अपने प्रेमी की जिंदगी में आने वाली सभी लड़कियों को जान से मरवा भी सकती हो और उसके दिल में अपने लिए इस कदर प्यार भी डाल सकती हो कि तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखना भी पाप समझे। मैं उस लड़के से इस कदर प्यार करती थी कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। ये काम बहुत खतरनाक था, मगर मैं क्या करती कि मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे कदम उठाना पड़ा। मैं रोजाना शमशान घाट में बैठकर वो अमल करती रही। 40 दिन तक मुझे ये अमल करना था और फिर 40 दिन के बाद ही उस जादूगर की आत्मा मेरे सामने आती। इस अमल के दौरान मुझे बहुत बार डराया गया था, बहुत बार खौफजदा किया गया था। कितनी ही खौफनाक मखलूकात मैंने अपने आसपास देखी थी, मगर मैं अपनी आंखें बंद करके अपने मंत्र पढ़ती रही, क्योंकि मुझे कामयाब होना था, अपने प्रेमी को हासिल करना था और उसके लिए मैं हर हद से गुजर जाना चाहती थी। जब 40 दिन हो गए तो तब उस आदमी ने मुझे कहा कि मुझे उस जादूगर को बुलाने से पहले अपने पास माचिस जरूर रखनी है और अपने हाथ से खून निकालकर एक दिए में डालना है और उस दिए को अपने खून से जलाना है। तब वो जादूगर तुम्हारी बात मानेगा। मगर उस दिन मैं अपने साथ माचिस लेकर जाना भूल गई और मैंने उस दीपक में अपना हाथ काटकर खून डाल दिया। मगर तभी मुझे जोर का झटका लगा और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। गुरुजी कहने लगे, जानती हो कितना गलत काम किया तुमने? एक जादूगर की आत्मा को जगाकर तुमने मौत को ललकारा है। अब इस जादूगर से कैसे छुटकारा हासिल की जाए? कहां है वो आदमी जिसने तुम्हें ये अमल बताया था? अगले दिन रूपा हमें उस आदमी के पास लेकर गई थी। उसने जब हम लोगों को देखा तो वहां से भागने लगा था, मगर हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो भी एक जादूगर था जो उल्टे सीधे मंत्र करके लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना रहा था। मैंने उसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगाए थे। गुरुजी भी कहने लगे, तुमने इस मासूम लड़की को इस गलत रास्ते पर क्यों डाला? इतना खतरनाक काम क्यों करवाया? कहने लगा, इस लड़की ने खुद कहा था कि यह सब करने के लिए तैयार है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं उसे जेल में लाकर बंद कर दिया। उससे कहने लगा, मुझे बताओ कि इस जादूगर को वापस कैसे भेजा जाए? कहने लगा, अब उसे वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है। मैं इस काम के पैसे लेता हूं। इस लड़की को देखकर मुझे पता चला था कि ये अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी खतरनाक काम। मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब था। मैंने पैसा लिया और इसे अमल बता दिया। अब अगर इस लड़की ने अपनी बेवकूफी से अमल उल्टा कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गुरुजी कहने लगे, बेटा, कोई तरीका निकालना होगा जो इस जादूगर की आत्मा से हम लोगों को छुटकारा दिलाएगा, वरना अगर ये दुनिया में ही रहा तो ये एक एक करके सब लोगों को खत्म कर देगा। वो दोबारा जिंदा होने के लिए, अपनी शक्तियां को बढ़ाने के लिए ही लोगों का खून पी रहा है ताकि वो शक्तिशाली हो सके। कहने को ये सब बातें बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लग रही थी, बिल्कुल मनगढ़ंत घटनाएं, मगर ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने बीता था। अगर ये सब मैं किसी और की जुबानी सुनता तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करता। मुझे अंदाजा था कि जादू कितनी खतरनाक चीज है। जादू से इंसान खतरनाक से खतरनाक काम भी कर सकता है, मगर एक मासूम सी लड़की इतना खतरनाक काम करेगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था।
कोई लड़की एक लड़के के प्यार में इस हद तक पागल कैसे हो सकती थी? मगर कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और इंसान से कुछ भी करवा सकता है, और यही सब इस बेचारी मासूम सी लड़की के साथ हुआ था। एक लड़के की मोहब्बत ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपनी जान को भी मुश्किल में डाल चुकी थी। रूपा को एक ताबीज दिया था, ये तुम अपने गले में पहनो, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा वो तुम्हारे शरीर में घुस नहीं सकेगा। मगर गुरुजी, वो मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरे बाकी परिवार वाले, मोहल्ले वाले, कॉलोनी और वो सब लोग। रूपा बोलने लगी, बेटा तुमने तो सबको मुश्किल में डाल ही दिया है, और अब तुम्हें उनकी फिक्र क्यों हो रही है? जब तक इस आत्मा को कोई शरीर न मिले जिसमें वो घुस सके, तब तक वो किसी की जान नहीं ले सकती। इसलिए चिंता मत करो, हम कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। अगले दिन गुरुजी ने वहां रहने वाले सभी लोगों के घरों के आसपास घेरा बांध दिया था। उन्हें कहा कि शाम होते ही अपने घरों में आपने बंद हो जाना है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मगर वही हुआ जिसका डर था। आसपास के गांवों से लोगों की मौत की खबरें मिलने लगी थी। गुरुजी कहने लगे, हमने रूपा को उससे बचा लिया है, मगर हम बाकी सब लोगों को कैसे बचाएं? गुरुजी, कोई इस समस्या का हल होगा? कैसे इस आत्मा को वापस भेजा जाए? कैसे उसे खत्म किया जाए? उस रात गुरुजी ने एक जंगल में बैठकर पूरी रात तपस्या की थी, और फिर अगले सुबह मुझे कहने लगे, हमें इसका हल मिल चुका है। कैसा हल? मैंने उससे पूछा। कहने लगे, इसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद की जरूरत है। जब तक वो आत्मा पूरी तरह से मेरे काबू में ना आ जाए, तब तक मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी, रूपा की और कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी जो बहादुर हों, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत रखते हों। गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए क्या करना होगा। तब गुरुजी ने मुझे जो कुछ बताया था उसे मैंने ध्यान से सुना था, और फिर उस शाम रूपा के घर जाकर मैंने सारी बात उसके माता पिता को बता दी थी। ये सब सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। वो रूपा से कहने लगे, बेटा अपने आप को इतना मुश्किल में डालने के बजाय अगर तुम ये सब मुझे बताती तो मैं खुद तुम्हारे इस प्रेमी को देख लेता कि कैसे वो तुम्हें धोखा देता। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया बेटा। रूपा बहुत शर्मिंदा थी, बहुत रोए जा रही थी, मगर अब क्या हो सकता था। मैं उसे लेकर उस जगह पर आ गया था जहां पर गुरुजी ने हमें बुलाया था, और भी हम लोग उस जंगल में पहुंच चुके थे। गुरुजी, अब क्या किया जाए? कैसे इस आत्मा को बुलाया जाए? गुरुजी कहने लगे, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपने हाथ पर कट लगाकर अपने हाथ से खून बहाना होगा। मगर क्यों साधु बाबा? मैंने हैरत से पूछा। क्योंकि तुम्हारे खून की खुशबू ही इस आत्मा को इस तरफ बुलाएगी, और जब वो यहां पर आएगा और जब रूपा को देखेगा तो उसके शरीर में घुसने की कोशिश करेगा, और बस तभी हमारा काम शुरू होगा। गुरुजी के मुताबिक मैंने अपने हाथ पर एक गहरा कट लगा दिया था। मेरे हाथ से तेजी से खून बहने लगा था, और मैंने उस खून को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। लगातार तेजी से खून बहता जा रहा था। तभी दूर से किसी के भागते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। मैंने अपने साथियों को अलर्ट रहने का इशारा कर दिया था। रूपा ने अपने गले से वो ताबीज उतारकर साधु बाबा को दे दिया था। दरअसल साधु बाबा ने उसे कहा था कि जब तक वो ताबीज तुम्हारे गले में रहेगा तब तक वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा। उसे धोखा देने के लिए इस ताबीज का उतारना बहुत जरूरी है। जब वो आत्मा साए की शक्ल में वहां पर आ रही थी, तब मैंने रूपा को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ रहा था। वो बहुत डर रही थी, खौफ से कांप रही थी, और फिर रूपा भागते हुए एक तरफ जाने लगी थी, और वो साया भी भागते हुए उसके पीछे जा रहा था। अचानक से रूपा एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई। वो साया जैसे ही वहां पर पहुंचा तो रूपा तेजी से उस जगह से भागकर निकली थी, और अचानक से वो साया बुरी तरह चिल्लाने लगा था। जिस जगह पर रूपा जाकर खड़ी हुई थी, उस जगह पर साधु बाबा ने एक हिफाजती घेरा बांधा हुआ था, और जब वो आत्मा इस हिफाजती घेरे में पहुंची तो वो कैद होकर आ गई थी, क्योंकि गुरुजी ने उसके आसपास एक मंत्र से घेरा बनाया हुआ था। इस घेरे में अगर कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा एक बार आ जाती तो इस घेरे से निकलकर बाहर नहीं जा सकती। आत्मा बुरी तरह चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, धोखे से मुझे यहां पर लेकर आए हो, छोड़ो मुझे, निकालो मुझे बाहर, वरना मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। अब हम सब लोग बाहर निकलकर आ गए थे। हमें अंदाजा था कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। गुरुजी ने उस आत्मा के सामने एक जगह पर आग जलाई और फिर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। जितनी देर वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, तब तक उस आत्मा का शोर बुलंद हुआ जा रहा था। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि हम सब लोगों को अपने कानों में उंगलियां देनी पड़ी थी। शोर से हम सब का दिल फटा जा रहा था।
साधु बाबा ने फिर उस आत्मा के सामने एक आईना रखा। वो आत्मा उस आईने में चली गई तो साधु बाबा ने उस आईने को जला दिया था। फिर हर तरफ देखते देखते खामोशी छा गई थी। साधु बाबा कहने लगे, इस आत्मा को मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, अब इस जादूगर को कभी कोई दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसकी आत्मा यहां से बहुत दूर आईनों की दुनिया में जाकर कैद हो गई है, जहां से वापस आना नामुमकिन है। हम सब लोग वापस अपनी अपनी मंजिल पर चले गए थे। रूपा की आंखों में मैंने पछतावे के आंसू देखे थे। उसके चेहरे पर पछतावा था कि जरा सी गलती से उसने क्या कुछ कर दिया था। कुछ दिन के बाद रूपा के पिता ने मुझे एक दावतनामा दिया था। वो रूपा की शादी का कार्ड था। उसके प्रेमी को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था। वो जान गया था कि रूपा उसे कितना प्यार करती है, उसके लिए अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। तब रोहित ने उससे माफी मांगकर उससे शादी कर ली थी, मगर मैं कभी रूपा को भूल नहीं सका। जितना वक्त मैं उस इलाके में रहा था, जब भी उस घर के पास से गुजरता था तो वो सारे वाकये मुझे याद आते थे और मेरे दिल में रूपा के लिए जज्बात पैदा होने लगते थे। मगर मैंने अपने जज्बात को बुरी तरह से दबा दिया था। जानता था वो किसी की पत्नी है, किसी और की मोहब्बत का है, उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। कुछ साल के बाद मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया था। अब मैं एक और जगह पर ड्यूटी देने लगा था, मगर यहां पर भी बहुत से खौफनाक वाकये मेरे साथ पेश आए थे। ऐसे वाकये जिन्हें सुनकर इंसान विश्वास भी नहीं कर पाता। ये सब उसे मनगढ़ंत घटनाएं लगते हैं। आज तक मैं न तो उन वाकइयों को भूल पाया हूं और न ही रूपा को। मैं शादी कर चुका हूं, अपनी जिंदगी में खुश भी हूं, मगर आज भी मेरे दिल में एक कसक है कि काश मैं रूपा को अपना लेता। अगर आप ऐसे ही और भी सच्चे और खौफनाक वाकये सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।